हेलो फ्रेंड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थर्ड यूनिट अपन पढ़ रहे थे। ये प्रोबेबली थर्ड यूनिट का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हमें डिस्कस करना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं टेक्निकली बात करूं तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेसिकली रिलेट करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स से। डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में परफॉर्मेंस मतलब क्या है? आपको गुड्स देने और बदले में कंसिडरेशन क्या मिलेगा? पैसा, प्राइस, मनी। तो यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब ही परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले इसने बोला डिलीवरी का डेफिनेशन क्या है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, यानी अगर कोई चोरी करके आपके यहाँ से गुड्स लेके चला गया, कोई डरा धमका गुड्स लेके चला गया, आपको बिना पूछे बिना बताए गुड्स उठा के लेके चला गया, ये सब डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी कब होता है? जब वॉलेंट्री ट्रांसफर किया जाता है, अपनी इच्छा से ट्रांसफर किया जाता है, तब होता है। यानी कोई अनफेयर मीन्स से अगर किसी ने पोजीशन ले भी ली तो दैट इज नॉट डिलीवरी, वो नो डिलीवरी है। क्लियर है? ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। सेलर और बायर की क्या ड्यूटी है? सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे और बायर की ड्यूटी है सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स को दे और बायर की ड्यूटी है कि गुड्स को एक्सेप्ट करे। यानी सेलर की ड्यूटी है डिलीवर करे गुड्स को और बायर की ड्यूटी है टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम, उनको एक्सेप्ट करे और फिर पे करे। क्लियर करना इस बात का एक और लॉजिक। एक्सेप्ट करे और पे करे मतलब क्या डिलीवरी एक्सेप्ट करते ही पेमेंट करना जरूरी है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर डिपेंड करेगा। पेमेंट एडवांस भी हो सकता है और सेल क्रेडिट पर भी हो सकती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जिस समय डिलीवरी दी जा रही है उस समय हैंड टू हैंड पेमेंट किया जाना चाहिए। यानी जैसे मानो मैंने आपसे सेल की बात बोली कि भैया ये पेंसिल आपकी, मैं आपको कल ट्रांसफ़र कर दूंगा, कल आपको दे दूंगा 5,000 रुपये। तो आपने कहा कि आप 5,000 पे कर दोगे। मैंने कहा कल आपको मैं ये पेंसिल दे दूंगा। ठीक है साहब। नेक्स्ट डे आया, मैंने आपको पेंसिल दी, मैंने कहा पैसे, मैंने कहा अभी थोड़ी, मैं तो 1 महीने बाद दूंगा। मैंने तूने कहा था ना 5,000 रुपये दूंगा। हाँ तो मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं बोली तो रहा हूँ कि 5,000 रुपये दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। मैंने थोड़ी बोला था कल के कल दूंगा। आपने कहा था कि आप डिलीवरी कल दोगे, मैंने पेमेंट के लिए कल वर्ड कहाँ यूज किया? सही बात है, मैंने कहा था कि भैया कल पेंसिल दूंगा, उसने कहा हाँ ठीक है मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो लॉ कहता है अगर कुछ पेमेंट का डेट वगैरह डिसाइडेड नहीं है तो जिस समय डिलीवरी दिया जाएगा उसी के साथ कॉन्करेंट पेमेंट होना चाहिए। देखो क्लियर लिखा है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। दोनों कॉन्करेंट मतलब एक साथ होगी, साइमल्टेनियस होगी। एक साथ डिलीवरी लिया जाएगा तो साथ पेमेंट दिया जाएगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और मेंशन्ड नहीं है, कुछ और एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में नहीं है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट्स ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस। दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है। मतलब द सेलर शुड बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन टू ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस। यानी सेलर इस बात के लिए तैयार हो कि भैया आप मुझे पेमेंट दे दो, मैं आपको गुड्स देने को तैयार हूँ, और बायर इस बात के लिए रेडी हो कि भैया मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे गुड्स दे दो। मतलब दोनों ही पार्टीज गुड्स के बदले में पेमेंट के लिए तैयार होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर हमें रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स दे रखा है। डिलीवरी से रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ नियम बता रखे। अगर पार्ट डिलीवरी हुई तो क्या होगा, बायर अगर पार्टी लेके गया तो क्या होगा, सेलर अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दे रहा है तो क्या होगा, रास्ते में गुड्स खराब हो गया तो किसका नुकसान, डिलीवरी कब करनी है, कितने बजे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ बातें हैं। सबसे पहले इसने डिलीवरी का हमको यहाँ मतलब समझाया। यस, डिलीवरी का हमको यहाँ मतलब समझा। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। यानी जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया था कि अगर ऐसा किया तो हम उसको डिलीवरी मान लेंगे। आप वो आपके पड़ोस में जो चुन्नू रहता है उस चुन्नू को दे देना, मैं मान लूंगा आपने मेरे को गुड्स दे दिए, डिलीवरी हो गई, मान लेंगे। यानी आप ट्रांसपोर्टर को दे देना, हम गुड्स की डिलीवरी मान लेंगे। आप गुड्स वहाँ छोड़ जाना, मैं डिलीवरी मान लूंगा, वहाँ छोड़ जाना रास्ते में, कोई बात नहीं। तो जो पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ अब वैसा कर दो गुड्स के साथ, तो डिलीवरी हो गई। और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो गुड्स बायर की पोजीशन में जा रहे हैं। डिलीवरी का मतलब यही तो होता है, गुड्स को अल्टीमेटली बायर के पोजीशन में देना, या फिर बायर का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन हो उसकी पोजीशन में आप गुड्स को अगर दे रहे हो तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी।
क्लियर करना, गुड्स पड़ा था, बायर को मैंने कहा ले जा, बायर ने पार्ट डिलीवरी ली, मतलब कुछ गुड्स लिया, पूरा नहीं लिया। लॉ कहता है कि अगर बायर को 100 यूनिट लेनी थी और 20 यूनिट लेके जाता है तो हम उसको मानेंगे डिलीवरी ऑफ होल, डिलीवरी ऑफ होल हम उसे ट्रीट करेंगे। मान लो ऑनरशिप ट्रांसफर डिलीवरी से जुड़ा हुआ था कि जब डिलीवरी आप ले लोगे तो हम उसको ऑनरशिप को ट्रांसफर मान लेंगे। ठीक है साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारा और 100 यूनिट पड़ी है, मैंने कहा देखो 100 यूनिट पड़ी है, आप ले जाना यहां से, वो वहां से 20 यूनिट ही लेके गया। ऑनरशिप ट्रांसफर कितने की माने, 20 की के 100 की? लॉ कहता है 100 की। लॉ कहता है कि अगर बायर पार्ट डिलीवरी लेके जाता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ होल, हम उसको पूरे गुड्स की डिलीवरी की तरह मानेंगे, यानी पूरे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी। हालांकि एक बात क्लियर करना, ही विल हैव अ राइट टू क्लेम 80 यूनिट्स अगेन, मतलब वापस 80 यूनिट्स क्लेम करने का अधिकार उसके पास होगा। आप ये नहीं मान सकते कि 100 ले गया, आप मानोगे ये कि 20 लेके गया, लेकिन उस 20 को ले जाने का जो प्रभाव होगा, जो लीगल इंपैक्ट होगा, वो पूरे 100 पर आएगा। यानी अगर ऑनरशिप डिलीवरी से ट्रांसफर होनी थी तो पूरे 100 की ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अगर डिलीवरी से पेमेंट अक्रू होना था कि जिस दिन डिलीवरी होगी उसके 15 दिन बाद पेमेंट है, आज आप भले 20 लेके गए, हम मानेंगे कि भैया पूरी डिलीवरी हो चुकी है, 15 दिन बाद हम पूरे 100 यूनिट का पैसा आपसे चार्ज करेंगे। 80 का तो उसके पास रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि तू 20 ही क्यों लेके गया, 80 भी खत्म, तेरी तो 100 हो गई, हम मान लेंगे। नहीं, हम 100 डिलीवर हो गई ये नहीं मानेंगे, लेकिन उस 80 का इफेक्ट पूरे 100 पर मानेंगे कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होनी थी पूरे 100 की हुई, पेमेंट ड्यू होना है उससे तो पूरे 100 का होगा। ये हो गया पार्ट डिलीवरी। नेक्स्ट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, देखो अगर क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी डेट मान लो जैसे 16 अगस्त को शाम को 5 बजे आप यहाँ पे गुड्स डिलीवर करोगे, डिसाइडेड है, सेटल्ड है, बात ही खत्म, फिर तो बात खत्म। लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं है, यानी अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर, सेलर बाउंड नहीं होगा जब तक कि बायर उसके लिए डिलीवर के लिए अप्लाई ना करे। बायर बोले कि हाँ साहब गुड्स भेज दो, बायर बोलते हाँ साहब गुड्स भेज दो, या गुड्स लेने आ जाऊं क्या, या गुड्स दे दो, गुड्स ले लेता हूं, जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा तब तक सेलर बाउंड टू डिलीवर नहीं है। अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो जो डेट प्लेस सेट किया वो सब चलेगा। अगेन प्लेस वाले में भी वही बात, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो ये बात लगेगी। क्लियर कर देता हूं, अगर सेट था कि उस प्लेस पर डिलीवरी देनी है तो उसी प्लेस पे देनी है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो डिलीवरी कहां दी जाएगी, प्लेस ऑफ सेल, जहां सेल हुई थी, या सेल होते समय गुड्स जहां थे, गुड्स की जहां अवेलेबिलिटी थी एट द टाइम ऑफ सेल। सेल हुई दुकान पे, गुड्स वहीं का वहीं था, ये वहीं डिलीवरी होगी। आप बोलो घर पे डिलीवरी दो, नहीं साहब डिलीवरी यहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप बोल दो घर पे दो और फिर हम सेटलमेंट ये करेंगे हाँ घर पे डिलीवरी होगी, तब तो बात ही अलग है। सेल हो गया, उसके बाद मैं डिलीवरी देने लगा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, सब हो चुका, फिर मैं डिलीवरी देने लगा, आप लोग डिलीवरी या नहीं घर पे चाहिए, नहीं साहब अब तो यही होगी। लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो जहां गुड्स था वहीं डिलीवरी कर दो। मान लो एग्रीमेंट टू सेल की बात चल रही है, जैसे फसल की बात चल रही है, थोड़ी सी फसल अभी खड़ी हुई है, पूरा फसल उगा नहीं है, मैंने आपसे एग्रीमेंट टू सेल किया, आपने कहा कि आप खरीदने को तैयार हो, मैंने कहा बेचने को तैयार हूँ, 2 महीने बाद जब फसल पूरी हो जाएगी तो मैं गेहूं काट के आपको दे दूंगा। तो कहाँ डिलीवरी करूँगा, यहीं पे जहां एग्रीमेंट टू सेल के समय गुड्स था। या अगर गुड्स अभी कहीं है ही नहीं, मैन्युफैक्चर कहीं होना है फैक्ट्री में या कहीं पे, तो जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पे डिलीवरी की जाएगी। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case of the contract। यानी बायर गुड्स उठा के लेके जाएगा कि सेलर बायर के पास देने जाएगा, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड जो भी टर्म्स उस पर डिपेंड करता है बिटवीन द पार्टीज। अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस चीज को लेकर, उनके बीच में कोई बात नहीं है, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of sale। सेल के समय जहां गुड्स थे वहीं पर उनको डिलीवर किया जाएगा। and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sale। यानी गुड्स agreed to be sold है, अभी सेल नहीं कर रहे, फ्यूचर में सेल करेंगे, तो जिस समय एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस समय गुड्स जहां थे
कि अगर सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, मतलब कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था उस समय जहां गुड्स थे वहीं पर डिलीवरी की जाएगी। अगर गुड्स उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थे तो जहां वो मैन्युफैक्चर होंगे वहां पे गुड्स की डिलीवरी की जाएगी। टाइम ऑफ डिलीवरी, हमने बोला ना बायर अप्लाई करेगा, तो बायर कब अप्लाई करेगा, क्या टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगी। बायर रात को 2 बजे फोन करे, रात को बायर 2 बजे फोन करके आप फोन उठाओ और बोले साहब गुड्स भेज दे, ये कौन सी बात, रात को 2 बजे आदमी सो रहा है, इंसान है। ये कह रहा है कि अगर वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल is bound to send the goods to the buyer but no time sending them is fixed, the seller is bound to send them at the reasonable time। चाहे बायर को अप्लाई करना हो चाहे सेंडर को सेलर को भेजना हो, दोनों ही केस में रीजनेबल टाइम होगा। कोई भी डिसाइडेड नहीं था, गुड्स मुझे भेजने थे, मान लो गुड्स हमारी बात हुई मैं आपको भेजूंगा सपोज 16 अगस्त को, तो रात को 12 बजे 16 अगस्त हो जाती है, 15 अगस्त की रात को 12 बजे 16 अगस्त आ गई, चालू हो गई। मैं रात को 12:05 पे आपके घर के बाहर पा 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 पा, अरे डांस नहीं कर रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ, पा 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 पा, अब और पूरा मोहल्ला वाला गया, बोले क्या 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 क्या, गुड्स भाई साहब आपकी बात हुई थी ना 16 अगस्त डिलीवरी देनी है, ये लो गुड्स की डिलीवरी ले लो। तो बोला पागल आदमी है, कोई सो रहा था कोई कुछ कर रहा था, मतलब सोने की तैयारी कर रहा था। तो ऐसे केस में आपने डिस्टर्ब कर दिया उसको, सोते हुए को, सोने की तैयारी करने वाले को भी, मतलब आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो बायर अप्लाई भी करेगा रीजनेबल टाइम के लिए और सेलर अगर सेंड करेगा तो भी रीजनेबल टाइम पर। अगर कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है तो, वापस बोल दूं, अगर टाइम डिसाइडेड है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले ही पढ़ा था, ये जनरल बातें करेगा और जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो ये प्रोविजन लिखा है तब तो जो लिखा है वो बढ़िया है। गुड्स इन पोजीशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी होंगे तो उनका एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जो डिलीवरी होती है उसको कौन सी बोलते हैं अपन, डिलीवरी। 3 तरह की डिलीवरी थी ना, एक तो एक्चुअल डिलीवरी थी, एक सिंबॉलिक थी, एक और थी यार, जब थर्ड पार्टी के पास गुड्स होता है हम थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि यार अब गुड्स आप मेरे नहीं उसके बिहाफ पर होल्ड करोगे, जैसे वो थर्ड पार्टी उसको एक्नॉलेज कर देती है कि आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन देयर बिहाफ, वैसे डिलीवरी हो जाती है। कौन सी थी वो, कौन सी थी, हाँ 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 सही कह रहे हो, कंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके फोन से आवाज सीधी मेरे पास आ गई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये प्रोविजन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का अगर थर्ड पार्टी के पास होगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, पोजीशन देना पड़ेगा, सॉरी एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से आप कर सकते हो, वो अलग डिलीवरी हो जाएगी, एक तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में भी इट इज इनफैक्चुअल अनलेस मेड रीजनेबल टाइम। वही मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था ना, डिलीवरी मैंने कहा था सेलर अगर दे तो भी रीजनेबल टाइम पे दे, और बायर अगर डिमांड करे, अप्लाई करे कि भैया गुड्स भेज दो, वही डिमांड करना है टेंडर ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के लिए बोलना कि हाँ डिलीवरी दे दो, तो इट मस्ट बी एट रीजनेबल टाइम, अगर कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है तो। और रीजनेबल का हमको पता है, रीजनेबल टाइम डिपेंड्स फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। जिससे मैं आपको क्लियर करूं, कई शहरों में दिन के टाइम पर ट्रकों का शहर में अंदर एंटर होना अलाउड नहीं होता ट्रैफिक रूल्स के कारण। तो जनरली रहता है कि भाई रात को 10 से सुबह 5 बजे तक 4 बजे तक ट्रक शहर में जा सकते हैं। तो ये जो भी ट्रांसपोर्टर के गुड्स आते हैं ये शहर के बाहर हाईवे पर ही खड़े रहते हैं, ट्रक वाले इंतजार करते हैं साहब 10 बजे तो अंदर जा, तो रात को 10, 11, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आके वो ट्रक गुड्स डिलीवर करते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टर की ऑफिस पे। इट इज़ वैलिड, वो रीजनेबल टाइम है क्योंकि उसी टाइम पर उनका ऑपरेशन चलता है, बिजनेस चलता है, वो रीजनेबल टाइम माना जाएगा। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे इज नॉट रीजनेबल, इन सम सर्कमस्टेंसेज इट कैन बी रीजनेबल। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जो भी खर्चा होगा, उसके पैकेजिंग वगैरह जो भी करना, जो भी डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा होगा वो प्योरली सेलर का होगा। किसका होगा, सेलर का। ठीक है। गुड्स बायर के पास भेजने का खर्चा, क्लियर करना, लॉ तो क्लियरली कह रहा है कि गुड्स बायर के पास भेजने की जिम्मेदारी नहीं है, जहां गुड्स है वहीं डिलीवरी होगी। उसके बाद अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है कि सेलर भेजेगा तो भैया फिर सेलर भेज, खर्चा उठा। और अगर एग्रीमेंट ये है कि नहीं साहब सेलर भेजेगा लेकिन बायर के खर्चे पे, तो बायर पैसा, यानी इन ट्रांजिट का खर्चा जो है वो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज पे डिपेंड करेगा। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इसमें देखो 3 चीजें हैं। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में 3 चीजें, एक तो
लेस, कम भेज दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट था 100 यूनिट का, डिलीवरी हुई 180 यूनिट की। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है? लॉ कहता है बायर के पास दो ऑप्शन है, रिजेक्ट 80, एक्सेप्ट 80 एंड पे फॉर। या तो आप 80 के लिए मना कर दो, बोलो भाई साहब मेरे को 100 चाहिए थे, पूरे 100 हो तो दो, वरना नहीं लेंगे। या फिर आप 80 एक्सेप्ट करके 80 का पेमेंट कर दो। दूसरा हो सकता है मोर क्वांटिटी। मोर मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो था 100 का और डिलीवरी की 120 की। तो यहां पे क्या अधिकार है अपन देख लेते हैं। बायर के पास यहां पर दो अधिकार हो जाए, और रिजेक्ट 20 एंड पे फॉर 100। रिजेक्ट 20 एंड पे फॉर 100, 20 रिजेक्ट कर दे और 100 के लिए पे कर दे। और एक्सेप्ट 120 एंड पे फॉर 120। 120 पूरा एक्सेप्ट कर ले और 120 का पेमेंट कर दे, खत्म। तीसरा मिक्स। मिक्स मतलब आपने मांगा था एक्स क्वालिटी वाला आइटम, गेहूं मांगा था, मान लो कोई स्पेसिफिक बासमती, बासमती चावल आता है, सरबती गेहूं आता है शायद, हाँ सरबती गेहूं आता है, तो उसमें कोई दूसरा क्वालिटी का गेहूं मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया, आपके पास क्या अधिकार है? एक, सेपरेशन करवा लो, जो रखना रख दो, जो देना वो रिजेक्ट कर दो। तो जो हमारी क्वालिटी के हिसाब से था, कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी के हिसाब से था, उसको एक्सेप्ट कर लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। आपने जो एक्सेप्ट किया उसका पेमेंट करना है, माइनस सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेशन कॉस्ट आप लोगे सेलर से, तूने मिक्स करके भेजा ना घटिया वाला। दूसरा तरीका रिजेक्ट होल, पूरा ही वापस दे। अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरा दोगे ही दोगे, और सेपरेबल है तो भी पूरा दे सकते हो, बोले घटिया क्यों भेजा साथ में। और सेपरेशन करा के सेपरेशन की कॉस्ट उससे ले लो और अच्छा रख लो, बुरा वाला दे दो, जितना रखो उतने का पेमेंट हो जाएगा। चलिए, ये लिखा हुआ है लेस, ये लिखा है मोर, ये ले रहा है मिक्स। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखता है, ये कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूजेस ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट्स एंड कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मान लो हमारा जो व्यापार है उस बिजनेस में 10% अप डाउन क्वांटिटी का हमेशा ही होता है। मतलब 100 बोलते तो कभी 90 आती है, कभी 110 आती है, होता है कई सारे बिजनेस में होता है कि लॉट एक साथ आता है, बोलते हो 10,000 पीस बेचना। जैसे मान लो कोई गायों के लिए घास मंगाता है, चारा मंगवाता है, बिजनेस ही गाय पालता है, दूध बेचता है, ऐसा बिजनेस है। चारा मंगवाता है, बोले कितना, बोले 5,000 किलो। अब गाड़ी जब आती है तो उसमें एग्जैक्टली 5,000 किलो जरूरी नहीं है, वो यूजेस ऑफ ट्रेड है कि यार 20-50 किलो ऊपर नीचे हो सकता है। वो गाड़ी वहां से आती है और फिर वो जो धर्म काटा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वेकिंग ब्रिज बोलते हैं, जहाँ पे वेट किया जाता है, वेकिंग ब्रिज जो होती है, उसमें उसको लगा है वो 5,180 किलो हो गया, 5,080 किलो हो गया, 5,100 किलो हो गया ऊपर, तो ठीक है जो, या 4,900 हो गया, 4,800 हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सी एक बात है कि अगर कभी भी कम ज़्यादा लिया दिया गया है और ये यूजेस ऑफ ट्रेड है कि भाई ऐसा होता है, कम ज़्यादा निकलता है, तो आप रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं रखते हो, जितना क्वांटिटी आया उतने का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी ये जो सेक्शन के प्रोविजंस हैं दे आर सब्जेक्ट टू, मतलब ये डिपेंड करते हैं यूज ऑफ ट्रेड पर और पार्टी से जो कोई स्पेशल एग्रीमेंट है तो उसको लेकर, या जो कोर्स ऑफ डीलिंग है कि भैया हमारा हमेशा व्यापार चलता है, 5-10% ऊपर नीचे आता है, या 5-10% मिक्स आता ही है। अब 100 मंगाते 2-5% मिक्स में आता है, बोले साहब ये नेचर ऑफ कमोडिटी ऐसी है, एग्जैक्टली सेम नेचर की मिलती नहीं है, कभी कभी एक आधी पीस में मिक्सिंग रहती है, तो वो एक्सेप्टेबल है। पेमेंट का उस हिसाब से जो भी सेटलमेंट है वो हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हमने पहले पढ़ा था, पार्ट डिलीवरी की भाई बायर पार्ट लेके गया तो हम उसको एज ए होल मानेंगे, पर यहाँ कह रहा है कि सेलर कह रहा है अपनी बात हुई थी 100 यूनिट की, आज देने थे 100, मेरे पास 100 नहीं है, मैं 20 ही दे पाऊंगा। देखो दो बातें, चाहे पुराना वाला चाहे ये वाला प्रोविजन, पार्ट डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी दोनों ही प्रोविजन में बात कर रहा हूँ। बायर कहते कि 100 नहीं मैं 20 ही लूंगा,
अभी 20 लेके जा रहा हूं, ये अलग बात है, 20 ही लूंगा ये अलग बात है। अभी 20 लेके जा रहा हूं तो इट विल बी ट्रीटेड एज कि आपने पूरे 100 की डिलीवरी को स्वीकार कर लिया और जो भी इंपैक्ट आना था वो पूरे 100 का आएगा। 80 बाद में ले जाना कोई बात नहीं, पर पेमेंट ड्यू होना था तो पूरे 100 का पेमेंट ड्यू हो चुका, जो भी होना था वो हो चुका। ये अलग बात है। दूसरा हो सकता है बायर बोले कि मैं 80 में 100 में से 20 ही लूंगा, मैं लूंगा ही 20, कॉन्ट्रैक्ट तो 100 का हुआ था, अब आप कह रहे हो 20 लूंगा, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो, आप को तोड़ रहे हो। तो बॉस, फिर तो बॉस आपसे आपसे हम पेनल्टी लेंगे, फाइन लेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया है, आपने आपने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने से, एक्सेप्ट करने से मना किया, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनसेशन वगैरह बनता है वो सारा लिया जाएगा, वो सारा खेल होगा वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, सेलर कह रहा भैया 100 की बात हुई थी ना अपनी, अभी 100 नहीं, एक बार 20 दे देता हूँ, बाकी आपको 2-4 दिन बाद देता हूँ। तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वाले केस में कि भैया अभी दे रहा हूँ, बाकी बाद में दे दूंगा, कम डिलीवरी नहीं, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। कम डिलीवरी के लिए ऊपर हम पढ़ चुके हैं। फिर कम डिलीवरी तो बायर के पास ऑप्शन है, पूरा रिजेक्ट कर दे या स्वीकार कर ले, जो भी उसका मर्जी है। स्वीकार करे तो उतना ही पेमेंट करना है। अब अगर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी और बायर क्यों बोलता है कि आज 20 दे रहा हूँ, 20 परसों दे दूंगा, बाकी 2 दिन बाद पूरा दे दूंगा, तो इट्स अप टू बायर। वो एक्सेप्ट करना चाहे तो करे, वो नहीं करना चाहे तो नहीं करे, यानी बायर की मर्जी पर है। हाँ, अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट कर ली, उसने बोला कि आज 20 दूंगा, 3 दिन बाद 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, उसने पूरा एक चार्ट बना दिया, भैया आज 20, 3 दिन बाद 20, फिर 3 दिन बाद 20, फिर 3 दिन बाद 20, फिर 3 दिन बाद 20। आपको बहुत अर्जेंट थी, आपने आज वाला 20 ले लिया, इसका मतलब आप आगे के 20 लेने के लिए भी एग्री हो गए हो, आपने अपने पूरी स्कीम को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और आप अगर रिजेक्ट कर दे तो नहीं साहब, ये नहीं चाहिए मेरे को एक साथ चाहिए, आप मना भी कर सकते हो। Unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installment. Buyer bound नहीं है। Unless otherwise agreed मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइडेड था, कॉन्ट्रैक्ट में ही डिसाइडेड था कि भैया हम डिलीवरी 20-20-20 करके देंगे 100 का, तब तो ठीक है, तब तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब तो आप कहां से मना कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में बात था कि 100 देने का, आपने बोला 100 देने का बात तो हुआ था, पर मेरे पास अभी 100 नहीं, अभी मैं 20 दे रहा हूँ, 3 दिन बाद 20, 3 दिन बाद 20, 3 दिन बाद 20। भैया ये आपके ऊपर है, सेलर तो कुछ कर नहीं सकता, बायर के ऊपर हो, चाहे तो ले वरना ना ले। The rights and liabilities in case of delivery of installment by and payments thereon may be determined by the parties of contract। यानी इंस्टॉलमेंट में अगर वो बायर एक्सेप्ट होता है तो इंस्टॉलमेंट का क्या फॉर्मेट होगा कि 3 दिन बाद देगा, 5 दिन बाद देगा, और फिर वो सेलर पेमेंट कैसे रिसीव करेगा, पेमेंट का डिमांड कैसे करेगा। यानी बात तो थी कि आज आप 100 दोगे और पेमेंट में 2 दिन बाद दूंगा, अब आप पेमेंट डिलीवरी टुकड़ों में कर रहे हो तो पेमेंट के लिए भी फिर बायर अपनी बात बोलेगा। तो पार्टीज के बीच में उस समय जो सेटलमेंट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी को लेकर और उससे अक्री होने वाले पेमेंट को लेकर, वो आगे कंटिन्यू रहेगा, उसको पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मानते हैं। हाँ चलो, ये इनकी पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बीच का एक तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कहने का मतलब ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बायर लेने के लिए बाउंड है क्या? नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो बायर लेने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन अगर बायर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट करता है तो उस समय वापस दोनों पार्टीज के बीच टर्म सेट होगी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कैसे की जाएगी और फिर पेमेंट कैसे किया जाएगा। वो डिलीवरी और पेमेंट के टर्म्स दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की तरह बन जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही माना जाएगा और उसी तरीके से पार्टीज को बिहेव करना पड़ेगा। डिलीवरी टू करियर, यानी कोई ट्रांसपोर्टर को, किसी मिडिलमैन को अगर आप डिलीवरी करते हो तो ये माना जाएगा कि डिलीवरी बायर को हो चुकी है, अनलेस अदरवाइज एग्री। बस वही बात, यानी सेलर ने अगर गुड्स दे दिए, ट्रांसपोर्टर को ले चल बायर को दुकान पे छोड़ देना, दे दिए, जैसे ही सेलर के यहाँ से बाहर निकले मान लिया जाएगा कि गुड्स अब किसके पास जा चुके हैं, बायर के पास। अगर रास्ते में गुड्स खराब हो जाए तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? अगर डिट्रोशन इन ट्रांजिट हो जाए तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बायर। हाँ, सेलर बोल दे कि मैं अपने रिस्क पर आपके यहाँ भेजूंगा तो उसकी मर्जी, वो अलग बात है। इन जनरल कौन जिम्मेदार होगा? बायर, क्योंकि रास्ते में जैसे गुड्स गए अब वो बायर की पोजीशन में है, बायर के रिस्क पर है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। गुड्स सेंड ऑन डिलीवरी पर अलग केस हो। गुड्स सेंड ऑन डिलीवरी में तो सेलर ऑनर है, रास्ते में गुड्स खराब हो गए तो सेलर की जिम्मेदारी, इवन बायर के पास पहुंचने के बाद भी गुड्स खराब हो गए तो भी सेलर की जिम्मेदारी। हाँ, फिर बायर की फॉल्ट से हुआ, जैसे वो हमने एग्जांपल दिया था, वो घोड़े को खाना ही नहीं खिलाया फिर वो मर गया, तो उसमें फिर जिम्मेदारी बायर की। अदरवाइज रास्ते में कुछ हुआ तो सेलर की, बायर के पास पहुंचने के बाद भी कुछ हुआ तो भी सेलर की, अगर गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल है तो। लेकिन सेल हो चुकी है, आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो आफ्टर सेल, रास्ते में गुड्स खराब हुआ तो बायर की जिम्मेदारी। सेल होने के बाद रास्ते में जिम्मेदारी किसकी? बायर की।
अगर सेल नहीं हुआ है, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल है, तो बात अलग होगी। लास्ट पॉइंट, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बायर हैव ए राइट टू एग्जामिन द गुड्स, यानी अगर गुड्स की डिलीवरी की जा रही है जिसको बायर ने पहले देखा नहीं था, तो बायर सेलर को बोल सकता है कि भैया डिलीवरी एक्सेप्ट करो, उससे पहले एक बार गुड्स दिखाओ तो सही। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ था कि आप ऐसा 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 गुड्स दोगे, गुड्स ऐसा ऐसा ऐसा, ये नहीं है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई थी, जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करता है कि नहीं करता, इस बात को एग्जामिन करने का अधिकार है बायर के पास। एंड सेलर हैव टू प्रोवाइड एन a reasonable opportunity to the buyer to examine the goods। उससे एक reasonable opportunity तो देनी ही पड़ेगी। क्लियर है? वापस क्लियर कर लेना, सेल होने के बाद गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? बायर की। चाहे गुड्स बायर के पास हो, चाहे इन ट्रांजिट हो, चाहे सेलर के पास, तीनों ही केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड्स एंड ऑन अप्रूवल है तो पिक्चर बिल्कुल अलग होगी। रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स को एक्सेप्ट करने वाली बात जो है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो प्रोविजन है, ये वो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल वाला जो कंसेप्ट था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स दिया तो सामने वाले को ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगी, सामने वाले को एक्सेप्टेंस कब मिल जाएगी? जब वो अपनी एक्सेप्टेंस इंटीमेट कर दे, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, या फिर गुड्स ऐसा कुछ काम करे जो ऑनर की जो सेलर है उसकी ऑनरशिप की इनकंसिस्टेंट हो, यानी रीसेल करना, खुद कंज्यूम करना, गिरवी रख देना, या फिर गुड्स को रीजनेबल टाइम के बाद भी रखे। अगर एग्रीमेंट था स्पेसिफिक टाइम का तो उस टाइम के बाद, वरना रीजनेबल टाइम के बाद। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अगर बायर गुड्स को रिजेक्ट करता है, फिर करना, रिजेक्शन तो किया गया वो फेयर है, वो सही है। मतलब 100 यूनिट्स भेजनी थी, 80 ही भेजी, बायर ने रिजेक्ट कर। खराब क्वांटिटी मिक्स करके भेजी, बायर ने रिजेक्ट। 100 भेजनी थी, 130 भेज दी, बायर ने एडिशनल 30 को रिजेक्ट। ये फेयर रिजेक्शन है ना, उसके पास अधिकार है। इन दैट केस बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न गुड्स। जहां उसके पास रिजेक्शन का अधिकार है, रिजेक्टेड गुड्स को सेलर तक वापस छोड़ के जरूरी नहीं, खाली सेलर को इंटीमेट करने का है कि तूने 80 भेजे थे ना, मेरे को नहीं चाहिए, लेके जाएगा सेलर अभी। यानी वेयर बायर हैव राइट टू रिजेक्ट, आफ्टर रिजेक्शन बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न गुड्स, ही इज जस्ट बाउंड टू इंटीमेट सेलर रिगार्डिंग हिज डिसीजन ऑफ रिजेक्शन। जहां लॉफुल रिजेक्शन है, जहां वो अनलॉफुल रिजेक्शन करेगा कि नहीं नहीं गुड्स तो नहीं ले रहा हूं मैं, जबकि 100 यूनिट भेजने थे 100 ही भेजे, जो क्वालिटी भेजनी थी वही क्वालिटी भेजी, तो भी वो नाटक कर रहा है, गुड्स नहीं लूंगा, तब तो वो कॉन्ट्रैक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सारा उसके प्रोविजन लगेंगे बाद में। तो नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेलर गुड्स डिलीवर कर रहा है, बायर ले नहीं रहा है, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं पिया, मतलब अभी नहीं चाहिए गुड्स हमको। तो व्हेन सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, and request the buyer to take delivery and buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, वो नहीं लेता है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि अगर गुड्स को पड़े पड़े गुड्स को कुछ नुकसान हो गया तो बायर की जिम्मेदारी। गुड्स को अगर जैसे मान लो सेलर ने ट्रांसपोर्टर से गुड्स भेजे या रेलवे से गुड्स भेजे, रेलवे रिसिप्ट बायर को दे दी, बोले डिलीवरी ले लेना, रेलवे के पास गुड्स पड़े हैं, 7 दिन में रेलवे कहता गुड्स उठा लो, नहीं उठाओगे तो फिर हम चार्जेस लेंगे, गुड्स फ्री में थोड़ी, हमारे पास स्पेस कोई फ्री में थोड़ी आ रहा है, स्टोरेज चार्जेस लेंगे हम, गुड्स का ध्यान रखने का कैरिंग चार्जेस लेंगे, या हमारा गुड्स रखने का चार्ज लेंगे हम, लेट फीस लेट फाइन लेंगे। अब बायर अगर गुड्स नहीं उठाता है, गुड्स डिलीवरी नहीं लेता सेलर के कहने के बावजूद भी, तो वहां जो कैरिंग चार्जेस लगेंगे, गुड्स को रखने का जो खर्चा लगेगा, उसकी जिम्मेदारी बायर की। वहां अगर गुड्स को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी बायर की। इन ट्रांजिट लॉस हो गया तो बायर की जिम्मेदारी। और बायर अगर डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता है, ट्रांजिट में रख देता है, सेलर कहता है मेरी दुकान पे पड़े ले जा, मेरी दुकान पे पड़े ले जा ले जा ले जा, नहीं लेके जाता, दुकान पे आग लग जाती है, जिम्मेदारी किसकी? बायर की। तुझे इतनी बार कहा था ले जा, लेके क्यों नहीं गया?
और अगर बायर बिल्कुल ही मना करता मैं लूंगा ही नहीं, तब तो वो रेपुडिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप में, एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को जो अधिकार मिलने चाहिए, पेमेंट क्लेम करने का, मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस क्लेम करने का, जो भी गुड्स का डिले हुआ उसको लेने से जो उसका रखने का खर्चा एडिशनल आया वो सब क्लेम करने का, वो सब तो क्लेम कर ही सकता है। और गुड्स को कुछ हार्म हो गया, कुछ इंजरी हो गई, तो भी बायर की जिम्मेदारी। तेरे को बोल रहा हूँ ले जा, तू लेके नहीं जा रहा है, मना भी नहीं कर रहा है, और मना कर दे साफ, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हुआ है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा उसके बाद। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये तो खाली इस बात के लिए है कि अगर वो डिले करता है, बायर को बार बार कह रहे पर बायर आनाकानी कर रहा है, डिले कर रहा है, तो गुड्स को रखने का खर्चा बायर की जिम्मेदारी पे है, और गुड्स को खराब हो गया अगर कुछ तो भी बायर की जिम्मेदारी पे है। नीचे इसने क्लियर कर दिया कि ये जो सेक्शन है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो जो अलग बात है वो बिल्कुल है ही है। जहाँ बायर ने बिल्कुल ही मना कर दिया नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ रेपुटेशन के सारे प्रोविजन लगेंगे। वहाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, स्पेशल अगर कुछ टर्म्स कंडीशंस थी उसका नोटिस दिया गया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था ना, स्पेशल डैमेजेस, तो वो सब मिलेंगे। चलिए ये हमारा थर्ड यूनिट खत्म हुआ। सेकेंड यूनिट अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।